खर्रिया टाउन हॉल में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म उत्सव मनाया गया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पदाधिकारी अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक के अलावे साहित्यकार एवं कलाकार उपस्थित थे। वहीं रेणु जी की जीवनी पर कई साहित्यकार अपने शब्द प्रस्तुत किया एवं वहीं रंगमंच के कई कलाकार भी अपने कला द्वारा और संगीत के द्वारा गीत संगीत रेणु जी को प्रस्तुत किया और फिल्म तीसरी कसम का भी प्रस्तुतिकरण किया है। मोहम्मद परवेज आलम जी, जिनके कुशल संपादन में ये कार्यक्रम आज स्मारिका का जो लोकार्पण किया गया है और भी विभिन्न कार्यक्रम है आज। इसके बाद हम स्वागत गान सुनेंगे, जिला पदाधिकारी महोदय का संबोधन सुनेंगे, साहित्यिक परिचर्चा का आयोजन किया गया है जिसमें जिले के जितने साहित्यकार हैं वो रेणु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बातों को रखेंगे। तत्पश्चात कुछ नाटक जो रेणु जी की कृतियों पर आधारित है, पंचलाइट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही हमारे कला संस्कृति पदाधिकारी का मेरा प्यार भरा सबको नमस्कार। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब कहीं कार्यक्रम में जाती हूँ और बोलती हूँ कि रेणु की धरती से हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और आज मैं इस मंच पे फिर से अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ और हमारे जितने भी साहित्यकार यहाँ पे उपस्थित हैं सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं एक स्वागत गीत से शुरू करती हूँ। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब पूरा जगाया हमने। कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब पूरा जगाया हमने। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हुई है आज के इस रेणु महोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित साहित्यकार सभी बंधुगण और हमारे जिलावासी, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ इस दिवस की। हमारे जिले को जब रेणु जी के नाम से जोड़ा जाता है तो हम लोग इसमें एक गर्व का महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि जब हम लोगों की पोस्टिंग हुई तो हम लोग हमेशा से सुनते रहते थे कि रेणु जी का गांव सीमांचल में है, सीमांचल से वो संबंध रखते थे। लेकिन जब यहाँ पोस्टिंग हुई तो पता चला कि हमारे ही जिले में औराही के एक छोटे से गांव से यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद उन्होंने अपना हिंदी साहित्य में परचम लहराया। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम आज भी लिया जाता है और उनके जितने भी
लेख हैं, कविता, नॉवेल्स हैं, किताबें हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता से पढ़ी जाती है। हमारे आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे जो कला संस्कृति के पदाधिकारी हैं सानिया, उनसे हमारी ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो भी हिंदी साहित्य के ही छात्र हैं और इस कार्यक्रम को कराने में और भी ज्यादा रुचि लेके इस कार्य को करा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और उसी क्षेत्र में किसी एक महान व्यक्तित्व के किसी इवेंट में हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो यही सोच यदि हम सभी रखें कि हमारे जिले से इतने बड़े और महान व्यक्तित्व का यहाँ पे संबंध रहा है और हमें उनके व्यक्तित्व को, उनके इस लीगेसी को हम लोगों को और आगे बढ़ाना है, और तो हम लोग उसमें विशेष रूप से काम कर पाएंगे। हम लोग प्रायः देखते हैं कि साहित्य एक सीमित दायरे में सिमट जाता है बहुत बार। आजकल हम लोग डिजिटल युग में जब जा रहे हैं तो उसमें साहित्य की तरफ झुकाव कहीं ना कहीं पूर्व में जितना होता था आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और हिंदी साहित्य में यदि हम लोगों का झुकाव लाना है, हम लोगों को प्रेरित करना है यदि लोगों को, तो ऐसे जो श्रेष्ठ जो किताबें लिखी गई हैं, ऐसे अच्छे अच्छे स्टोरीज प्रोड्यूस की गई हैं, उन्हें लाइमलाइट में लाना होगा। एक बार लोग यदि पढ़ना शुरू करें, मैला आंचल पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान पढ़े, इस तरह का जो हिंदी साहित्य का जो सबसे अच्छी किताबें हैं उनसे अगर हम लोग रूबरू हो तो लोगों का जरूर उसमें इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि ये कहानियां जो है हमारे समाज, हम लोगों के बीच जो हमारा संस्कृति है उस चीज को उसकी झलक है, उसे दर्शाता है। हमारे समाज में जो भी छोटी छोटी अच्छी बातें, जो भी बुराइयां, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे समाज में है, वो कहीं ना कहीं इन किताबों में निकल के आता है और वो दर्शाता है कि उस समय में हमारा समाज कैसा था, क्या था, आज क्या क्या चेंजेस हुए और आज हम लोग किस हद तक उसमें बदलाव ला पाए, क्या चीजें सेम रह गई, इन सभी चीजों से हम लोग रूबरू हो पाते हैं। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, हिंदी साहित्य के हमारे इतने महान व्यक्ति इस जिले से जुड़े हैं, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने युवाओं को इनके बारे हम लोग जरूर बताएं। आज का रेणु महोत्सव जो है ये तो केवल एक दिन है जब हम लोग इस बातें चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समय समय पे हम लोग साहित्य को लेके विभिन्न आयोजन करें, उसमें लोगों को इसके महत्व के बारे में बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि अपने देश और अपने साहित्य को हम लोगों को उसी प्रकार से मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए और उसे और बढ़िया करना चाहिए जब तक कि हम लोग अपने कैरियर के दूसरे चीजों में जाते हैं। और आज जब हमारा समाज वैश्वीकरण और आधुनिकता के द्वंद्व में खड़ा है, तब भी रेणु जी की संरचनाएं हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं मूल्यों, जड़ों और लोक संस्कृति की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। वो हमें सिखाता है कि विकास की दौड़ में अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपने समाज की आत्मा को खोना नहीं चाहिए। इस मैसेज को यदि हम लोग समझें तो हम लोग बिल्कुल उनका जो जीवन रहा, उनका जो साहित्य रहा, उससे हम लोग प्रेरणा ले सकेंगे और उसमें हम लोग और अच्छा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी अमर रहे, उनकी संरचनाएं अमर रहे। आज प्रसिद्ध साहित्यकार, आंचलिकता, लेखन के प्रति फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म दिवस पर यह रेणु महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सभी प्रशासन के जितने लोगों को धन्यवाद करता हूँ। खासकर मुझे यहाँ पोस्टिंग के पहले यह मालूम था कि फणीश्वर नाथ रेणु अररिया जिला के रहने वाले, मैं जानता था वो पूर्णिया के रहने वाले। एक्चुअली मेरा आइडिया था कि पूर्णिया के रहने वाले लोग, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझे मालूम चला कि नहीं, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी यहीं के रहने वाले। हम लोग फिल्म तीसरी कसम जब देखते थे और जब ये जानते थे कि मारे गए फॉर्म के उनके लेखन पर ये फिल्म बना, और फिल्म बनाई नहीं, फिल्म की शूटिंग भी बिहार में ही,
कंप्लीट पूरे फिल्म की शूटिंग बहुत ज़्यादा पार्ट उसको बिहार में ही किया गया है। इसके कारण भी हम लोग काफ़ी उसको देखते हैं तो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि उस समय के जो इतने बड़े कलाकार थे, राज कपूर जैसे कलाकार और बंदर रहमान जैसे कलाकार जो बिहार में आके और फिल्म कर, वो दौर भी एक दौर था। आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, पता नहीं अभी ऐसा कोई हम लोग को ज्ञान नहीं आ रहा है कि इस तरह कोई शूटिंग यहाँ पर, लेकिन खैर उनके उपन्यास पर, उनके लेखन पर इतना बड़ा फिल्म बनी, काफ़ी सफल फिल्म रहा हो। और उनका जो आंचलिकता शब्द जो प्रयोग करते थे वो अपने लेखन में, वो शब्दों को शायद आज ग्रामीण परिवेश के लोग समझ पाए, हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं उसको। अंगिका और मैथिली का जो मिश्रण था उनके भाषा में वो लाजवाब था। शायद इस तरह का लेखन मुंशी प्रेमचंद भी किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद के भी ज्यादातर लेखन में आंचलिकता प्रमुखता में रहता है और ऐसे शब्द यूज वो प्रयोग में लाते हैं जो शब्द उनको लोकल ग्रामीण भाषा में परिवेश के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपभ्रंश के रूप में, उसको उनको लेखन में भी वो लाते थे। मुंशी प्रेमचंद भी लाते थे और ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के लेखन में काफी मिलता है और इसलिए शायद बिहार का प्रेमचंद भी बोला जाता है। ये आज का आयोजन हुआ है, हम लोग का कार्यक्रम थोड़ा प्रीपोन हो गया है, थोड़ा सा पहले हो गया, इसके कारण अभी इतना भीड़ नहीं आ पाया है, लेकिन साहित्यकार सभी लोग उपस्थित हैं। जिले के जितने भी साहित्यकार हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं अपने लेखनी में उनके लाए हैं वो काफ़ी मौजूद हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का जिस तरह से जिला से जुड़ा हुआ है, उनका इस सम्मान जो है जिला का सम्मान इन्हीं से बढ़ता है, अररिया जिला का सम्मान उनसे बढ़ता है। तो आज इस मंच पे हमें बुलाया गया और जो आयोजन कमेटी है डीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंचलिक कथाकार रेणु की जयंती पे रेणु महोत्सव का क्या उद्देश्य है सर अररिया जिले के? आज रेणु महोत्सव के इस शुभ अवसर पे मैं सभी जिलावासियों को सबसे पहले बधाइयाँ देता हूँ। हम लोगों को फणीश्वरनाथ रेणु के इस जन्मभूमि से होने का गर्व है और हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हिंदी साहित्य में रेणु जी के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, हम लोग अपने प्रयास से उस उत्कृष्ट कार्य को और बढ़ाएं और उनके लिखे साहित्य के माध्यम से अपने समाज को जो उन्होंने सीख दी उस सीख को अपनाएं और अपने हम लोग जीवन में अच्छा करें। थैंक यू।